नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए, हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी से ही करेंगे आज की शुरुआत, जहां पर सबसे पहली न्यूज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो है अबाउट द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ईसीबी ने डिसाइड किया कल कि वो रेट्स जो है वो स्टेडी रखने वाले हैं एंड अभी भी उन्हें और डेटा की जरूरत है अगला रेट कट डिसाइड करने के लिए। तो आप आई एम श्योर आप जानते होंगे कि जून के पहले हफ्ते में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट लिया था, लेकिन वो यहाँ पर रेट्स अभी करंटली स्टडी रख रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो एक रेट कट साइकिल में अब तक जाने के लिए काफी अर्ली है, ऐसा वो यहाँ पर मानते हैं। होम बायर्स बिजनेसेस अभी भी वेट कर रहे हैं कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स यूरोप में आए, लेकिन उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा एज पर द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ईसीबी ने यही कहा है कि अभी भी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम पूरा हाथ से गया नहीं है, अभी भी इन्फ्लेशन इज क्वाइट स्टबन, यानी काफी जिद्दी इन्फ्लेशन है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। एंड जब तक वो फर्मली अंडर कंट्रोल नहीं आता तब तक ईसीबी इज नॉट गोइंग टू डू मोर रेट कट डिसीजंस राइट नाउ। 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट लेने के बाद उनका जो बेंचमार्क रेट है वो 3.75% हुआ था इन जून 2024, और वही उन्होंने स्टडी रखने का फैसला यहाँ पर लिया है। तो इसी के साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो स्टांस है अबाउट द रेट कट्स वो अभी काफी सिमिलर हो गया है टू यूएस फेडरल रिजर्व, जिन्होंने भी यही कहा है कि वो अभी भी इन्फ्लेशन को और नीचे आने के लिए रुके हैं वो, एंड अभी भी वो और डेटा की राह देख रहे हैं जिसके बाद वो बेटर पोजीशन में होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि रेट कट्स लेने चाहिए या नहीं चाहिए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यह भी कहा कि उनका की कंसर्न अभी भी डोमेस्टिक प्राइसेस है, पर्टिकुलरली सर्विस बेस्ड प्राइसेस जो है वो अभी भी काफी साइडवेज मूवमेंट दिखा रहे हैं, एंड रिलेटिवली वेज ग्रोथ जो है वो अभी भी इन्फ्लेशन के ऊपर हो सकती है, ऐसा ही उनका यहाँ पर मानना है। एंड इन्फ्लेशन का टारगेट हालांकि 2% का मीडियम टर्म टारगेट है। तो इसी को देखते हुए वो आगे सारे पॉलिसीज, रेट कट के पॉलिसीज जो है वो यहीं पर डिसाइड करेंगे। अगली न्यूज है अबाउट सिटी। तो सिटी जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने ये कहा है, दिस इज अबाउट द यूएस मार्केट्स, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि S&P 500 जो इंडेक्स है वो उसमें अभी भी अपसाइड दिख सकती है इन द सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2024। तो सिटी के जो एनालिस्ट्स है उन्होंने यही कहा है कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है सेकेंड हाफ ऑफ 2024 के लिए वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। हालांकि वो फर्स्ट हाफ के मुकाबले ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन ग्रोथ दिख सकती है, ऐसा उनके एनालिसिस में जो कंक्लूजन है वो यही निकल के आया है। तो जो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है वो इसके बावजूद है कि थोड़े से रिसेशन के कंसर्न्स हैं। हालांकि जो इस चीज को निगेट कर रही है वो चीज ये है कि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स जनरेटिव एआई में होने लगी है। सारे जो टेक बेस्ड कंपनीज है उनमें काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नजर आई है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, एंड यही उनका मानना है कि ये मेजर ड्राइविंग फोर्स रहा है S&P 500 के परफॉर्मेंस में। अभी भी अगर हम देखें ये पहले 6 महीने की अगर हम बात करें तो मैग्निफिसेंट सेवन जिसे कहा जाता है, जो सबसे बड़ी टेक कंपनीज है यूएस में, तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द रिटर्न्स ऑफ द इंडेक्स। तो सिटी का ये मानना है कि जो मार्केट कैप वेटेड मैग्निफिसेंट सेवन का अगर हम देखें, जो मेन 7 टेक कंपनीज है, तो वो अप रहे हैं बाय 31% इन दिस ईयर वाईटीडी अगर हम देखें तो। एंड उन्होंने जो इंडेक्स का 15.6% का गेन दिखा है S&P 500 में इस साल, उसमें से 8.7% पॉइंट्स जो है वो मैग्निफिसेंट सेवन ने ही कंट्रीब्यूट किए हैं। तो हालांकि ये 7 कंपनीज तो अच्छे बड़े ही हैं, लेकिन इससे ये भी नजर आता है कि बाकी इंडेक्स भी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रेंथ पूरे इंडेक्स में कंपनी वाइड नजर आ रही है। सिटी ने ये भी चीज यहाँ पर एड्रेस की कि कुछ कंपैरिजंस किए गए थे कि ये टेक बबल जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा जो 2000 ईयर के आसपास दिखा था। तो उन्होंने ये कंपैरिजन डिसमिस किए ये कहते हुए कि फंडामेंटल सर्कमस्टेंसेस आज काफी अलग है, मल्टीपल एक्सपांशंस दिख रहे हैं एंड ग्रोथ क्लस्टर भी करंटली काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। इसी वजह से इंडेक्स का परफॉर्मेंस ओवरऑल बेसिस पर अच्छा नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा सब्सटैंशिएट करते हुए कि जो पीजी रेशियोज अगर हम देखेंगे, जो प्राइस टू इक्विटी का जो ग्रोथ रेशियोज है, तो पीजी रेशियोज यही इंडिकेट करते हैं कि जो एक्सपांशन नजर आ रहा है वो राइजिंग फंडामेंटल ग्रोथ से बैक्ड है। जो टेक बबल जो इससे पहले जब भी देखे गए हैं उसमें ऐसा नजर नहीं आया था, वो यहाँ पर काफी हद तक नजर आ रहा है, ऐसा सिटी ने यहाँ पर कहा है।
अब बढ़ते आगे हम कंपनी वाइज अपडेट्स की ओर, क्योंकि आज डिस्कस करने लायक बहुत सारे रिजल्ट्स है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए थे। सो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं हर एक कंपनी के बारे में, क्या पेक्युलर चीजें थी, क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें थी जिस पर बात करनी चाहिए, वो सारी चीजों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलीकैब के Q1 रिजल्ट से। ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स ही हम कह सकते हैं पॉलीकैब के केस में। रेवेन्यू 21% से इंक्रीज हुआ है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ। क्या है उसके रीजंस, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर्स की ओर चलते हैं। तो 21% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है रेवेन्यू में, एंड रेवेन्यू का फिगर अब पहुंच गया है 4698 करोड़। लेकिन EBITDA अगर हम देखें तो EBITDA सिर्फ 6.4% से ग्रो हुआ है। अगर कंपनी के सेगमेंट की बात की जाए तो FMEG बिजनेस जो है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का जो बिजनेस है, जिसमें कंपनी काफी अच्छी तेजी लाने की कोशिश कर रहा है, तो उस बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज काफी अच्छा हुआ है, 314 करोड़ से 385 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में, Q1 ऑफ FY25 में। जहां तक कि बाकी अदर रेवेन्यूज है जो टर्न की प्रोजेक्ट्स कंपनी करता है, उसमें भी काफी बड़ा इंक्रीज दिखा है इस क्वार्टर में। 519 करोड़ का रेवेन्यू इसमें हो गया है कंपेयर टू 152 करोड़ जो Q1 ऑफ FY24 में था। लेकिन क्लियरली पैट फ्लैट रहा है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका एक ही मतलब है कि मार्जिन्स डेफिनेटली बहुत कम हो गए हैं, एंड उसका रीजन कंपनी ने ये बताया है कि डिक्रीज जो है मार्जिन्स में, वो जो बिजनेस का शिफ्ट है टुवर्ड्स सेगमेंट्स जहां पर लोअर मार्जिन है, उस वजह से हुआ है। एंड कंट्रीब्यूशन जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो कंपनी के लिए इस क्वार्टर में थोड़ा बुरा रहा, तो इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा सा कम हो गया है, एंड दैट यूज्ड टू कंट्रीब्यूट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द मार्जिन। तो उस वजह से कंपनी का जो बॉटम लाइन है उस पर ज्यादा इफेक्ट इस वजह से आया है। एंड ईपीसी बिजनेस जिसमें अच्छी ग्रोथ दिखी है, हालांकि बिजनेस का ग्रो होना अच्छी चीज है, लेकिन ईपीसी बिजनेस लो मार्जिन कंट्रीब्यूटर रहता है हमेशा। तो इस वजह से टोटल मार्जिन में काफी बड़ा डायल्यूशन यहाँ पर दिखा है। एक और चीज पर क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दिया कि जनवरी में बहुत सारे रिपोर्ट्स थे रिगार्डिंग दी आईटी रेड, इनकम टैक्स की रेड, जो पॉलीकैब पर तब ऐसा माना जा रहा था कि पॉलीकैब पर वो रेड हुई है। तो इस पर अब तक कंपनी ने क्लैरिफिकेशन अपने रिजल्ट के साथ ये दिया है कि अब तक कोई रिटर्न कम्युनिकेशन उनको डिपार्टमेंट से मिला नहीं है रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द सर्च, एंड इसी वजह से उसका कोई कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर उसकी जांच वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी कंपनी को अब तक कोई नोटिस ही मिली नहीं। एक और रिजल्ट सिमिलर इंडस्ट्री की कंपनी हैवेल्स के Q1 रिजल्ट की बात करते हैं। अगेन लाइक पॉलीकैब, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ 20% की ईयर ऑन ईयर दिखी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 40% की देखने को मिली है, 43% की इनफैक्ट पैट की ग्रोथ दिखी है। इबिडा जो है कंपनी का, दैट इज अप बाय 43%। तो क्या था इसका मेन रीजन, इसका मेन रीजन था कंपनी का एसी बिजनेस। तो लॉयड का जो ब्रांड है वो कुछ साल पहले हैवेल्स ने अक्वायर किया था। तो हैवेल्स जो लॉयड एसीज जो बिकते हैं वो अभी हैवेल्स बेचता है। एंड बिकॉज ये Q1 था जहां पर एक समर सीजन था, एंड एसी के सारे कंपनीज का इस क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आना एक्सपेक्टेड ही है। इस बार एक काफी बड़ी हीट वेव इंडिया में रही थी, एंड ऑब्वियसली सारे एसी सेंट्रिक कंपनीज जो भी रहेंगे आगे चल के वो भी अच्छे रिजल्ट्स ही यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन मेनली जो हैवेल्स के रिजल्ट्स अच्छे रहे उसका मेन रीजन लॉयड एसी का जो उनका डिवीजन है वही था। कुछ क्वार्टर्स पहले तक ये डिवीजन कंपनी के लॉस मेकिंग डिवीजन था, तो वहां से काफी बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री के टेलमेंट जो रहे हैं बिकॉज ऑफ द हीट वेव, वो बहुत बड़ा फायदा हैवेल्स को यहाँ पर हुआ है। जहां तक कि वायर्स एंड केबल्स के डिवीजन की बात करें हैवेल्स के, तो वो सिमिलर टू पॉलीकैब ही रहा है। इम्पैक्ट रहा बहुत बड़ा चैनल डी स्टॉकिंग का वायर्स डिवीजन में, एंड कमोडिटी प्राइसेस भी गिरने की वजह से उसका बहुत बड़ा असर उनके बॉटम लाइन पर पड़ा है। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट अभी भी थोड़ी सी सर्कमस्पेक्ट है, यानी अभी भी वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है अबाउट द ग्रोथ ऑफ द ईसीडी सेगमेंट, जो उनका इलेक्ट्रिकल सेगमेंट है उसमें। एंड मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि रियलाइजेशन हालांकि लॉयड के बिजनेस में, एसी बिजनेस में और भी इंप्रूव होने का स्कोप है। एंड लॉयड का जो ब्रांड है वो अब रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन्स में भी ज्यादा फोकस करेगा, ज्यादा फोरे करने की कोशिश करने वाला है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी भी अंडर अप्रूवल है कंपनी के फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, एंड करंट फोकस यही है कि जो डेवलप्ड मार्केट है यूएसए का या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर ऑस्ट्रेलिया का, उसी पर ज्यादा फोकस कंपनी करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अगला रिजल्ट जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का Q1 रिजल्ट आया था। ओवरऑल देखें तो
थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स ही कह सकते हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने काफी गाइड किया था पिछले क्वार्टर के एंड में ही कि ये साल एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द FY25 अच्छा नहीं होगा, बट स्टिल रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 7% की रही है कंपनी की, एंड टोटल अराउंड 2461 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है। यूएसडी रेवेन्यू देखा जाए तो 6% का ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में एलटीटीएस ने रिपोर्ट किया है। एबिट मार्जिन 15.6% रहा, एंड अगर बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ 0.8% का बॉटम लाइन ग्रोथ दिखा है। लेकिन कंपनी ने इंपॉर्टेंटली अभी भी फुल ईयर का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 8 to 10% में अभी भी रिटेन किया है, एंड उसका जो रेवेन्यू इस क्वार्टर में मिस हुआ है उसका रीजन कंपनी ने यही बताया है कि प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस उनको नजर आ रही है उनके की यूएस मार्केट्स में, जिस वजह से रेवेन्यू ग्रोथ उस लेवल की अब तक नहीं नजर आ रही। लेकिन बहुत सारे आईटी कंपनीज में भी करंटली आउटलुक ऐसा है कि रिजल्ट से ज्यादा फोकस इसी पर है कि कंपनी गाइडेंस कैसी दे रही है, गाइडेंस के नंबर्स कैसे हैं, क्या FY25 बेटर हो सकता है। तो यही चीजें मार्केट करंटली असेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वीक गाइडेंस कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो चुका है आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में। बट यहाँ पर एलटीटीएस के जो नंबर्स है वो उस हिसाब से भी थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे। 8 to 10% का उन्होंने गाइडेंस दिया है, 7% का ही ग्रोथ आया है, लेकिन इंपॉर्टेंटली उन्होंने गाइडेंस अभी भी मेंटेन किया है। अगर उनके इंडिया या फिर यूरोपियन सेगमेंट्स के अगर हम बात करें तो 12% की ग्रोथ इंडियन ऑपरेशंस में दिखी है, एंड यूरोप में 24% की ग्रोथ दिखी है। तो ये काफी एनकरेजिंग चीज रहेगी एलटीटीएस के लिए। कंपनी ने 7 ऑर्डर्स जीते ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, विच आर टोटलिंग अराउंड $100 million, विच इज क्वाइट फ्लैट। जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में हुआ था उसी रेंज के न्यू ऑर्डर्स कंपनी ने इस क्वार्टर में जीते हैं। अगला रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, अगेन अनदर आईटी कंपनी इन्फोसिस का Q1 रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्फोसिस के रिजल्ट में यही रही कि रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो कंपनी ने रेज कर दिया है। तो इसके जैसी कोई भी पॉजिटिव चीज आईटी कंपनीज में नहीं दिखाई देती कभी, कि रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने रेज कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा अच्छी चीज मानी जाती है फॉर द आईटी कंपनीज। अगर गाइडेंस के नंबर्स की बात करें तो ये मेट्रिक कंपनी ने रेज कर दिया इन द रेंज ऑफ 3 to 4% फॉर FY25। जो उन्होंने गाइडेंस दिया था पिछले क्वार्टर में वो 1 to 3% का था, तो उसके मुकाबले यहाँ पर काफी अच्छा गाइडेंस इंक्रीज कंपनी ने यहाँ पर किया है। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का इस क्वार्टर में वो 7% से इंक्रीज हो गया है, एंड अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो 3.6% से इंक्रीज हो गया है टू 39,315 करोड़ फॉर Q1 ऑफ FY25। यूटिलाइजेशन लेवल की बात करें तो वो भी अच्छा नंबर दिख रहा है, एक्सक्लूडिंग ट्रेनीज ये हो गया है, दिस हैज गॉन अप बाय 180 परसेंटेज पॉइंट्स टू 85.3%, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये 83.5% था। ऑफशोर के जो ऑफशोर का जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है, एंड ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव रहने के बाद भी इन्फोसिस ने जो रेवेन्यू गाइडेंस है फॉर ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस है वो अभी भी रिटेन किया है, सेम लेवल पर ही रखा है 20 to 22%। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने रेज कर दिया है। अगर हम वर्टिकल्स देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वर्टिकल है, यानी कंपनी के जो क्लाइंट्स जो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, सिर्फ यही एक वर्टिकल था जहां पर मेजर ग्रोथ दिखी इस क्वार्टर में। यहाँ पर 27.5% का यहाँ पर मिक्स हो गया है फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रॉम 26.4%। बाकी सारे जो सेगमेंट्स है जिसको कंपनी केटर करता है वो थोड़ी बहुत डीग्रोथ ही दिखा रहे हैं इन दिस क्वार्टर। एक और टेक कंपनी का रिजल्ट, टाटा टेक्नोलॉजीज के Q1 के रिजल्ट्स की बात करनी होगी। नेट प्रॉफिट कंपनी का गिर गया है बाय 15% टू 162 करोड़। जहां तक कि रेवेन्यू की बात आती है तो वो 1% हायर आया है इस क्वार्टर में, एंड अभी भी जो कंपनी ने कमेंट्री दी है, मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस थोड़े से फेवरेबल नजर आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एंड उनकी ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स जारी है अल्टरनेटिव प्रोपल्जन सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट्स में। जो डिक्रीज दिख रहा है नेट प्रॉफिट में, तो उसका एक मेजर रीजन कंपनी ने ही बताया कि उनका एक वियतनाम में ईवी मेकर है कॉल्ड विनफास्ट, तो उनका कुछ ट्रांजिशन है एंड दैट इज लार्जली बिहाइंड देम, ऐसा उनका कहना है। बट यही एक रीजन था कि Q1 का ग्रोथ थोड़ा सा सबड्यूड दिखा। उनका ये मानना है कि आगे देर ऑप्टिमिस्टिक की चीजें सिक्वेंशियल क्वार्टर में थोड़ी सी इंप्रूव होंगी। बट टाटा टेक्नोलॉजीज ऐसा स्टॉक रहा है जिसका आईपीओ काफी अच्छे वैल्यूएशंस पर अवेलेबल था, लेकिन आईपीओ के दिन ही, लिस्टिंग के दिन ही मार्केट ने उसको इस प्रीमियम पर लेके गया, जहां पर उस टाइप के प्रीमियम जस्टिफाई करने वाली ग्रोथ अब तक कंपनी जो है वो दिखा नहीं पाई है। अभी भी
काफी मेजर करेक्शन 1400 के आसपास का उनका लिस्टिंग के दिन प्राइस पहुंच गया था, वहां से अराउंड 1000 रुपीज तक करेक्शन आ चुका है। पर अभी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वो थोड़ा ज्यादा ही नजर आ रहा है कंपेयर टू द ग्रोथ जो कंपनी दिखा रहा है। अराउंड 60 के आसपास का वैल्यूएशन मल्टीपल अगर होगा तो आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी टू जस्टिफाई दोज वैल्यूएशंस। तो वो अभी भी उतनी अच्छी ग्रोथ कंपनी के फंडामेंटल्स में अब तक नजर नहीं आ रही। सो दैट वाज इट फॉर द न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर हम बढ़ेंगे, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो मैं कल ही इस पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था अबाउट द ऑयल एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल इन इंडिया। जी हाँ, इंडिया हालांकि बहुत बड़ा है। आई मीन 85% जो है इंडिया का डिपेंडेंस है ऑफ पेट्रोलियम ऑन इंपोर्ट्स। पर इंडिया में जो अनएक्सप्लोर्ड ऑयल के बेसिन्स है उसका पोटेंशियल है टू यील्ड एन एस्टिमेटेड 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट फाइंडिंग। तो ये जो रिसेंट फाइंडिंग हुई इसमें ये आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि 4 पॉकेट्स है जहां पर इंडिया के ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। ये ऑब्वियसली डीप सी ऑयल रिजर्व्स है, पर जो महानदी का एक रिजर्व है अंडमान सी का है, बंगाल का है एंड केरला कोंकण रीजन का है, जो ये 4 ऑयल के मेन सर्कल्स है। एंड ऐसा माना जा रहा है कि ये 4 सर्कल्स में कंबाइंड अराउंड 22 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल हो सकता है। आपको कंटेक्स्ट देने के लिए, इंडिया जितना ऑयल एक साल में कंज्यूम करता है दैट इज अबाउट 1.5 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो इंडिया एक साल में कंज्यूम करता है। तो 22 बिलियन बैरल्स का क्रूड ऑयल ये सारे रिजर्व्स में हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये डीप सी में है तो इसका एक्सप्लोरेशन मुश्किल है, थोड़ा महंगा भी है, पर इंडिया इस पर एफर्ट्स लेने वाली है, ऐसे कुछ संकेत करंटली मिल रहे हैं। हरदीप पुरी जो इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उनके हिसाब से इंडिया में जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज वर्थ $100 बिलियन बाय 2030। तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड करंटली सिर्फ 10% ऑफ इंडियाज सेडिमेंट्री बेसिन जो है वो अंडर एक्सप्लोरेशन है, यानी अब तक जो एक्सप्लोरेशन हुआ है वो सिर्फ 10% एरिया का ही है। तो आगे पोटेंशियल यहाँ पर काफी ज्यादा हो सकता है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट लाइक आई सेड ये सारी चीजें करना मुश्किल है, ये एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज अंडरटेक करना थोड़ा मुश्किल है। एंड ऑब्वियसली अगले 20-25 सालों में तो ऑयल का फ्यूचर काफी सिक्योर नजर आ रहा है, लेकिन सारे कंट्रीज क्लीनर एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स के और जाने की बात कर रहे हैं। आई पर्सनली थिंक कि ऑयल जैसी कमोडिटी जो है दैट विल स्टिल बी रेलेवेंट इवन 20-25 ईयर्स लेटर। हालांकि वॉल्यूम में थोड़ी सी शायद गिरावट देखने को मिल सकती है, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि ये जो एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में आगे क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। कोई बाहर की कंपनी अगर आके एक्सप्लोरेशन करना चाहे तो क्या वो एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें इंडिया अपना इंपोर्ट बिल किसी तरह कम कर सकता है तो ये बहुत बड़ा फायदा इंडिया के फिस्कल डेफिसिट के लिए हो सकता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ आज की ताजा खबर। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।